चलिए फ्रेंड्स, तो आज आपको सीटेट का प्रीवियस पेपर 10 जनवरी 2023 का कराएंगे और सीडीपी का लेवल 1 जिसने भी 28 दिसंबर 2022, 29 दिसंबर 2022, 9 जनवरी 2023 और आज जो करा रहे हैं वो 10 जनवरी 2023। ये पेपर आपको प्रीवियस पेपर करा दिए गए हैं, आज करा रहे हैं 10 जनवरी 2023 का। जिसने भी नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसकी कंप्लीट आपका पूरा सेट कराया जाएगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। चलिए, क्वेश्चन पहला है कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नवनीयता संप्रति क्या सुझाता है। मस्तिष्क नवनीयता संप्रति क्या सुझाता है? तो बाल्यावस्था की किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था, ये आपका पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है विकास सभी बालकों में एक समान दर होता है। ऐसा नहीं होता, एक समान दर से बिल्कुल कभी भी विकास नहीं होता बालकों में, केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है। नहीं, ऐसा गलत है। देखो, जब भी विकास होता है तो एनवायरमेंटल एंड हेरिडिटी, वातावरण और आनुवंशिकता दोनों ही क्या करते हैं, विकास के क्षेत्र में प्रभाव करते हैं। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता, गलत है। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को विकास को प्रभावित करता है, ये भी गलत। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो पहले का फर्स्ट आ जाएगा। चलिए, आपका सेकंड कहता है कि किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत हैं, वो कौन से स्रोत हैं? तो आपका फर्स्ट आंसर दिया हुआ है, फर्स्ट का विकास का कोई प्रभाव नहीं होता, बिल्कुल गलत है। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं, बिल्कुल सही। कभी पारस्परिकता नहीं करते और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं, ये गलत है। विकास का पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं, गलत। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का सेकंड। चलिए, थर्ड आपका आंसर क्या होगा? थर्ड का क्वेश्चन, एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ से पता पाता है। प्रारंभिक जो सामाजिकरण जो होता है बालक का, वो अपने माता पिता और परिवार से होता है, ठीक है, माता पिता से होता है। फिर उसके बाद प्रारंभिक सेकेंडरी अगर सामाजिकरण पूछेगा तो आपका विद्यालय हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? तो एक बालक का प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ जो होता है वो उसका माता पिता से होता है। चलिए, अगला चौथा क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने और संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? वो कौन सी अवस्था होती है? देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं बच्चे किसी चरण पर बच्चे जो होते हैं संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है आपकी 2 से 5 साल की अवस्था है, 7 साल की अवस्था कहलाती है। अगर 2 से 5 दिया ऑप्शन, 2 से 5 होगा, तो 2 से 7 का दिया तो 2 से 7 होगा। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचना क्या कहलाती है? जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की संरचना जो होती है वो क्या कहलाती है? इस संचालन कहलाती है, स्कीमा कहलाती है, अनैच्छिक क्रिया कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। तो 5वें का आंसर सेकंड इज करेक्ट। छठवां क्वेश्चन कहता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रति की चर्चा में किसने की है? लॉरेंस कोलबर्ग ने की समीपस्थ विकास का क्षेत्र की चर्चा, संप्रति की चर्चा, या आपका सेकंड ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की ने, थर्ड आपका जीन पियाजे ने, फोर्थ है आपका हार्वर्ड गार्डनर ने। समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रति की चर्चा किसने की है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका लेव वाइगोत्स्की। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से कि महत्व पर जोर देते हैं। किस महत्व पर जोर देते हैं? देखो, लेव वाइगोत्स्की ने जो हमेशा महत्व दिया है सामाजिक और सांस्कृतिक पर दिया है। तो आपका 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और जीन पियाजे ने जो आंसर दिया है वो उन्होंने अधिगम पर आरंभ दिया है कि बच्चे जो होते हैं अधिगम से सीखते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका आठवां क्वेश्चन कहता है कि निम्न ऑप्शन में से किसने बच्चों और वयस्कों से नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? किसने सुझाया था? नैतिकता की जो तार्किक या नैतिकता का जो सिद्धांत दिया था, नैतिकता की जहां बात आए तो नैतिकता की चर्चा किसने की है? नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस कोलबर्ग। तो इसका आपका आंसर सीधा ये नैतिकता की बात हो लॉरेंस कोलबर्ग देखें, डायरेक्ट आपको यहाँ पे टिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन नौवां क्वेश्चन कहता है कि अभिकथन जो दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है कि एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना, ये कहा है। तो तर्क दे रखा है इसमें कि एक सहायक माहौल जिसमें विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं, सही विकल्प चुनिए। तो ए सही, ए और आर, ए कथन है, आर उसकी क्या है? तर्क है। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा 9वें का?
तो देख लेते हैं। तो ये इसमें कहा गया है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका 9 का फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10वां। 10वां क्वेश्चन कहता है कि बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? पक्षपाती मानदंड है, या फिर गुणात्मक आकलन का प्रयोग है, सांस्कृतिक संवेदनशील को ध्यान में रखने के लिए है, या बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए ना। तो 10वें का जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा पहला, 10वें का पक्षपाती मानदंड। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि लैब वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन में बाधक है या चिंतन को सुसाधित करती है, चिंतन को सुसाधित करने में भूमिका नहीं निभाती है, या चिंतन लैब वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने जो दिया कहा था, उन्होंने कहा था लेव वाइगोत्स्की ने कि भाषा जो होती है वो चिंतन को सुशासित करती है। तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा आंसर इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है 12वां। 12वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न या वैकल्पिक विषयों में के चुनाव में लड़कियों के गृह विज्ञान का विषय लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने को प्रथा किस पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बताइए कौन सा होगा इसमें। तो पहला ऑप्शन दे रखा है जेंडर रूढ़िवादिता, दूसरा है समावेशी विभागम, अगला ऑप्शन दे रखा है आपका जेंडर समानता या खोजी विभागम। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका फर्स्ट, जेंडर रूढ़िवादिता। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन में कहा गया है कि कक्षा में विविधता अध्यापन या अधिगम प्रक्रिया में समस्या विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में कौन बाधा डालता है? कौन मतलब बाधा डालता है या समस्या उत्पन्न करता है, संसाधन है या रुकावट है? कक्षा में विविधता, जब कक्षा में विविधता अगर उत्पन्न करेंगे तो क्या होगा? बाधा उत्पन्न होगी। तो इसका 13वीं का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो संसाधन क्या है? विविधता अधिगम। तो 13वीं का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा संसाधन है। कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम समस्या समाधान जो होता है वो क्या है? 13वीं का। तो 13वीं का करेक्ट आंसर जो आप लगाइए वो हो जाएगा आपका 13वीं का फर्स्ट। 13वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सेकंड, संसाधन है ना। चलिए अगला, कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम, यानी वो संसाधन है। जैसे कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम कराएंगे, जैसे कई भाषाएं अगर उसमें कक्षा में कई भाषाओं का क्या करेंगे, कई भाषाओं को अनुमति देंगे बोलने की, तो उसमें वो क्या है? एक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया एक संसाधन का काम करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं 14वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए सत्र के अंत में, ऑप्शन पहला है सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, विद्यार्थी द्वारा किया गया स्वमूल्यांकन। तो मूल्यांकन विद्यार्थी अधिगम का रूप बन जाता है। वो देखो, अगर विद्यार्थी खुद से अगर किसी का मूल्यांकन करेंगे तो इट मीन्स वो अपने आप में इवेल्युएट करेंगे, कुछ ना कुछ क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आपका 14वें का आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड आंसर करेक्ट होगा। 15वां क्वेश्चन कहता है कि किसी एक संप्रति को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कथन ये कहा, स्टेटमेंट कहता है 15वें का कि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर क्या होगा? गलत होगा। कैसे? क्योंकि किसी संपत्ति को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने, अपने संदेह को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चों को प्रोत्साहित करोगे किसी संदेह को सवाल पूछने, तो क्या होगा? सवाल पूछने, संदेह को स्पष्ट के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सवाल पूछना समालोचना चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। कभी भी क्वेश्चन पूछना या सवाल पूछना बच्चे के विकास में बाधा पैदा नहीं कर सकता। इसलिए जो हो जाएगा तर्क इसका क्या होगा? गलत होगा, लेकिन कथन इसका हो जाएगा वो सही होगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा थर्ड, इसका ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। 15वें का थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। चलिए 16वां क्वेश्चन जो कहता है, 16वां क्वेश्चन देखिए। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है कि वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु क्या बाधा बन जाती है? क्या बाधा बन जाती है? तो उसमें आपका फर्स्ट आंसर है संस्कृति और धार्मिक विविधता का समारोह करने से। बिल्कुल गलत है। उनके सामाजिक समूह से संबंधित प्रेरणाओं की व्यक्ति स्वीकृति करने से बिल्कुल है। विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उन्हें पदानुक्रम में स्थापित करना क्या हो जाता है? विद्यार्थियों सफल समायोजन होते हैं, उनमें बाधा बन जाती है। तो उसका थर्ड आंसर। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन कहता है
अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले ऑप्शन में दे रखा है सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं को एक जैसा शैक्षिक विशेषताओं को एक जैसा होते हैं या विद्यार्थी विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। तीसरा है आपका विद्यार्थी हमेशा क्रियाशील होते हैं, विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौती में अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो 17वां क्वेश्चन ने कहा था कि विद्यार्थी अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में क्या हो सकते हैं, अलग शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो आपका 17वें का फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वें क्वेश्चन में कहा गया है कि कमतर दृष्टि से मतलब होता है कम देखने वाले विद्यार्थी जूझते विद्यार्थी कम दृष्टि से जूझते विद्यार्थी सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों या ये होना चाहिए, या कहा गया कि इन विद्यार्थियों का पृथकीकरण किया जाए। बिल्कुल गलत है। बच्चों का भी अलग नहीं, भेदभाव नहीं कर सकते। बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट स्थिर कर दी जाए। बिल्कुल गलत है, ये भी आंसर नहीं होगा। केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पाठ पढ़ाया जाए, है ना, तो ये भी आपका जो है कि करने होगा। ये भी 14वां भी गलत है आपका। तो कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद होने चाहिए, जैसे कि कम दृष्टि देखने वाले विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, ब्रेल लिपि का प्रयोग करना चाहिए। और ब्रेल लिपि या जिसमें 6 डॉटेड बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि का आयोजन किसने किया था, लुईस ब्रेल ने। लिख देता हूँ यहाँ पे, लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का, जिसके माध्यम से क्या कर सकते हो, बच्चे को पढ़ा सकते हो, अधिगम करा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन कहता है 19वां क्वेश्चन कहता है कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो अब अवधान न्यूनता को कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। पीड़ित छात्रों से आवेगशीलता का लगातार पैटर्न की संभावना होती है और इनसे विद्यार्थियों में क्या हो जाता है, मानसिकता का विकार उत्पन्न हो जाता है। और जैसे कई प्रकार के इसमें व्यवधान देखने को मिलते हैं, जैसे अनुचित परिस्थितियों में दौड़ने कूदने हंसने आदि समस्याओं का मानसिकता के कारण इनका क्या हो सकता है, प्रभाव देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये जो होते हैं इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट 19 का। 20वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है। जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना, और बहुत आसान और सरल सवाल पूछना, स्वचयनित उच्चक्रम चिंतन कार्य को सौंपना, उसने सफलता की निम्न उम्मीद रखना। तो इसमें कहा गया क्वेश्चन है वो समझिए। ये कहा कि कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्वचिंतन, खुद से चिंतन और उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंप देना चाहिए, जिससे क्या होगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति कहलाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन कहता है कि गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए ऑप्शन दे रखा है किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक प्रेरणा की जरूरत होती है ना। अगला ऑप्शन दे रखा है किसी भी तरह के बाह्य निर्देशन या प्रेरणा की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल गलत है। बाह्य निर्देशन की जरूरत होती है लेकिन किसी तरह की प्रेरणा की जरूरत नहीं होती, ऐसा भी गलत है। किसी भी स्रोत से बाह्य निर्देशन की कोई जरूरत नहीं होती, ये भी गलत है। तो आपका फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। तो ये आंसर किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक प्रेरणा की जरूरत होती है, 21 का फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं, केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा सीखते हैं। बिल्कुल गलत है। केवल अध्यापक द्वारा कई शब्दों को दोहरा कर सीखते हैं। बिल्कुल गलत है। अपने आस पड़ोस के पारस्परिक द्वारा सीखते हैं। बिल्कुल सही है। बच्चे जितना अपना आस पड़ोस के पारस्परिकता द्वारा सीखते हैं वो पाठ्य पुस्तकों द्वारा नहीं सीख सकते, अध्यापक कई शब्दों द्वारा नहीं सीखते, निष्क्रिय नकल द्वारा सीखते हैं। बिल्कुल गलत है। तो आपका 22वें का थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 23 की ओर। 23वां क्वेश्चन कहता है कि प्रबल रूप से, इसमें क्वेश्चन में क्या है कि प्रबल रूप से शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सहायक है। तो प्रबल रूप से किसके सहायक है, तो बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित। तो जहाँ देखिए वो नेगेटिव माना जाता है, तो एक टैग वर्ड मान लें कि जो भी चीज़ें होंगी वो बाल केंद्रित के हित में होंगी, बच्चे के केंद्र के हित में होंगी, बच्चे के विकास के हित में होंगी। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन तो गलत है ना, फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। तो आपके जो है ये सेकंड और फोर्थ ऑप्शन गलत है। अब बच्चे दो, है ना, कैसे हैंडल करना है एग्जाम में वो मैं बताऊँ। तो 2 ऑप्शन बचे। अब इसको क्या करना है, प्रबल रूप से बाल केंद्रित सृजन शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के रूप में, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सृजन में सहायक है। तो एक तो आपका ये फिट बैठ रहा है, दूसरा देखते हैं
प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के केवल प्रतिपादन, यहाँ केवल शब्द हो गया वो भी नेगेटिव है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता ना। अब देखिए, तो आपकी ये नेगेटिव हो गए, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो, अब बच्चा कौन सा? फर्स्ट आंसर। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट, आप ऐसे भी कर सकते हैं एग्जाम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधा बन जाता है? विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना, विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना, और ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना हो। तो ये कहा गया है इसमें कि कौन सा प्रकार अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है? ऐसे कार्य जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, यानी आसान, जब बच्चे के लिए आसान की बात करेंगे तो वो आपका नेगेटिव माना जाता है। तो आपका थर्ड आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सॉरी, चलो। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? अर्थपूर्ण, संदर्भ रहित, तो संदर्भ सहित होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए। असंदर्भित और अर्थहीन बिल्कुल गलत है, नेगेटिव पॉइंट काट दो उसको। अर्थपूर्ण और संदर्भित, असंदर्भित होना चाहिए, बिल्कुल गलत। संदर्भित और अर्थहीन होना चाहिए, बिल्कुल गलत। अर्थहीन ही अधिगम हो गया तो इसका मतलब क्या बना? फिर तो इसके गलत है आंसर हो। चलिए, तो इसका 25 में का आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 26 में दे रखा है आपका कि हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है इसका? फर्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त हल ढूंढना, बिल्कुल गलत है। समस्या के प्रस्तुतिकरण, ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत है। समस्या की पहचान करना, ये आपका सही है। तो 26 में का आंसर थर्ड इज करेक्ट। अगला 27वां क्वेश्चन कहता है कि औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को क्या कहेंगे? पूरी तरह नकार देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बच्चे की समझ को नकार देंगे, ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, जो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम में बदल देने का प्रयास करना चाहिए, ये भी आपके लिए आपके हित में। आप मतलब इसके उत्तरदायित्व नहीं है कि आपको पाठ्यक्रम बदलना है, वो तो आयोग की बात होगी। तो आप क्या करेंगे? चलिए अगला है, उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए, तो आपका ये है थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। ये तो स्टेटमेंट रहा। इसका तर्क कहता है कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो आपका जो हो जाएगा ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मतलब कंक्लूजन से रिलेटेड नहीं है। विद्यार्थियों को ये याद कर रहा है संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए, तो संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर ही नहीं सकते आपको, ये गलत है आपका। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। संवेग संज्ञान एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो आपके ए और आर दोनों गलत हैं। कथन और तर्क दोनों ही गलत हैं, तो फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। 29वां क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को डॉट डॉट के लिए प्रेरित करता है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें कौन सा होगा वो आप बताइए। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रतिस्पर्धा, गलत। कंठस्थ स्मरण कराना नेगेटिव ही कहलाता है, क्योंकि बच्चे को रचनात्मक या ज्ञानात्मक नॉलेज देना चाहिए, कंठस्थ कराने से कोई मतलब नहीं होता। चलिए अगला है निष्क्रिय ज्ञान प्रतिपादन कराओ, ये भी गलत है। तो आपका थर्ड आंसर करेक्ट होगा 29 का। अगला क्वेश्चन है आपका 30, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम को सुशासित किस प्रकार किया जा सकता है? 30वां क्वेश्चन कहता है कि अधिगम को सुशासित किस प्रकार किया जा सकता है? योग्यता के सख्त दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर। अगला है आपका कार्य के उद्देश्य का विद्यार्थियों से साझा न करके, बिल्कुल गलत है, साझा करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा को इंपोर्टेंसी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपोर्टेंसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि अधिगम को सुशासित की बात कर रहा है। चिंतन परिवर्तन के मौके प्रदान करके, बिल्कुल सही। जहाँ चिंतन या क्रिएटिविटी की बात आ जाए वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अधिगम को सुशासित, तो आपका 30 में का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। चलिए तो आपको प्रीवियस पेपर के सारे लगभग 28 दिसंबर 2022 से, और आज ही आपका जो पेपर था वो 10 जनवरी 2023 का है। तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं जाके, जो इससे पहले कराए हुए पेपर हैं, जिसने भी नहीं देखे हैं वो आप प्लेलिस्ट पर जाके आप प्रीवियस पेपर कर सकते हैं। और वहाँ से आप इतना है कि प्रीवियस पेपर कर लेंगे तो एग्जाम में आप जो है गलत क्वेश्चन नहीं करेंगे और आपको पास होने की संभावना पूरी है। चलिए, जिन स्टूडेंटों को लगता है कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो सर चाहिए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।